हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल एनडी कोचिंग में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष में एक नए चैप्टर परिवहन पर चर्चा करेंगे। तो चलिए, नोट्स पर हम लोग समय नहीं देंगे, सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 द्वारा नहीं जोड़ा जाता है? तो देखिए, आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ। तो यहाँ पर लखनऊ नहीं है, NH 2 में लखनऊ नहीं आता है। तो चलिए देखते हैं व्याख्या में क्या है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 लखनऊ नगर को नहीं जोड़ता है। यह मथुरा, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, प्रयागराज, वाराणसी, मोहनिया, बाढ़ी, बारा से होकर गुजरता है। ज्ञाताभोग सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 को वर्ष 2010 में परिवर्तित करके अब राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 कर दिया है। यानी कि अब NH जो 2 हुआ करता था, अब हो गया NH 19। ठीक है, 2010 में इसको परिवर्तित कर दिया गया। राजमार्ग की लंबाई उत्तर प्रदेश में 655.2 किलोमीटर है। अतः तत्कालीन परिस्थिति में विकल्प सी सही था, लेकिन वर्तमान में अब NH 19 हो गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। GT रोड नहीं गुजरती है, तो इलाहाबाद, आगरा, मुगल सराय और अलीगढ़। तो अलीगढ़ से GT रोड नहीं गुजरती है। शेरशाह सूरी निर्मित लगभग 2500 किलोमीटर लंबी ग्रांड ट्रंक GT रोड सोनारगांव यानी बंगाल से प्रारंभ होकर धनबाद, डेहरी ऑन सोन, मुगल सराय, वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर, कन्नौज, आगरा, गाजियाबाद, दिल्ली, अम्बाला, लुधियाना, लाहौर, पेशावर, खैबर दर्रा होते हुए अफगानिस्तान के काबुल में समाप्त होती है। GT रोड यानी कि GT रोड ग्रांड ट्रंक रोड, जिसका निर्माण किसने कराया था? शेरशाह सूरी ने कराया था। ठीक है, शेरशाह सूरी ने। ये कहाँ से था? बंगाल से अफगानिस्तान। ठीक, पाकिस्तान होते हुए अफगानिस्तान। चूँकि अब अफगानिस्तान अलग देश बन चुका है, पाकिस्तान भी भारत से अलग हो चुका है, तो ये हो जाएगा बंगाल से लेकर के यहाँ पर देख लीजिए लुधियाना तक। ठीक, अंतिम जो शहर यहाँ पर आ रहा है, क्या आ रहा है? लुधियाना। ठीक है, तो सोनार गांव से अब ये लुधियाना, क्योंकि लाहौर फिर पाकिस्तान में आ जाता है, तो यहाँ से यहाँ तक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? कपिलवस्तु, कुशीनगर, श्रावस्ती। बौद्ध परिपथ का मतलब यह है कि महात्मा बुद्ध या बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ स्थल, यानी कि जो बौद्ध धर्म से कहीं न कहीं संबंधित हो, ऐसे स्थल, उनको एक बौद्ध सर्किट या बौद्ध परिपथ कहा जाता है। तो देखिए, कपिलवस्तु, संकिसा, श्रावस्ती, कुशीनगर। हालांकि ये जो है लगभग सभी जो शहर है बौद्ध परिपथ में आते हैं, क्योंकि जो संकिसा है ये फर्रुखाबाद है, और ये फर्रुखाबाद भी जो है कहीं न कहीं बौद्ध धर्म से संबंधित रहा है। बाकी कपिलवस्तु में इनका जो आप जानते हैं, कपिलवस्तु में इनका जो जन्म हुआ था, कुशीनगर में इनका महापरिनिर्वाण है महात्मा बुद्ध का, और श्रावस्ती में इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। तो चलिए व्याख्या देखते हैं।
उत्तर प्रदेश में विकसित किए जा रहे बौद्ध परिपथ में सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर, कपिलवस्तु, पिपराहवा, श्रावस्ती और शंकिसा शामिल हैं। तो ये इनका नाम जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक, कौन कौन से? सारनाथ। ये सारनाथ क्यों प्रसिद्ध है? ठीक है, सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, प्रथम उपदेश दिया था। ठीक, तो सारनाथ इसलिए प्रसिद्ध है। कौशाम्बी, कौशाम्बी बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का एक केंद्र माना जाता है। कुशीनगर हम लोग चर्चा कर ही लिए हैं, कुशीनगर में इनका महापरिनिर्वाण है। कपिलवस्तु इनका जन्म स्थान है। महात्मा बुद्ध का श्रावस्ती में इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए। इस तरीके से इतने शहर हैं, कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 शहर, 6 शहर शामिल हैं बौद्ध परिपथ में। इसके अलावा जो है कुछ शहर ऐसे भी होंगे जो बिहार और दूसरे राज्यों में शामिल होंगे बौद्ध परिपथ में। चौथा देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर, दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं। तो जिस देखिए, अगर ये भारत है तो यहाँ पर देखिए पूरब से पश्चिम, ठीक, पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, ये जो इनको कहा जाता है उत्तर से दक्षिण गलियारा और इसको पूरब से पश्चिम गलियारा कहा जाता है। तो ये जो है स्थान है, ये जो मिलते हैं ना, ये कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान है? ये शहर है तो झांसी। ठीक है, झांसी मिलते हैं। उत्तर, दक्षिणी, पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ मिलते हैं? तो झांसी। यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय राजमार्गों के उन्नयन, संवर्धन और चौड़ीकरण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना एक महत्वपूर्ण परियोजना है। इसकी शुरुआत 1998 में की गई थी। कब की गई थी? तो 1998 में की गई थी। इसके उत्तर, दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे झांसी में मिलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश की महत्वाकांक्षी 8 लेन यानी कि 8 लेन प्रवेश नियंत्रित गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना का विस्तार उत्तर प्रदेश के किन 2 परस्पर अधिकतम दूरी वाले जनपदों के मध्य प्रस्तावित है? गंगा एक्सप्रेस वे की यहाँ पर बात हो रही है। ये यूपीपीसीएस मेंस स्पेशल 2008 में ये सवाल पूछा गया है। तो गंगा एक्सप्रेस वे यहाँ पर देखिए कोई ऑप्शन सही नहीं है, यहाँ पर स्टार लगाया है। तो आगे हम लोग चलते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने पश्चिमी भाग मेरठ तथा पूर्वी भाग प्रयागराज, पश्चिमी भाग मेरठ तथा पूर्वी भाग प्रयागराज को जोड़ने के लिए लगभग 600 किलोमीटर, कितने? 600 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे के निर्माण की प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। यह मेरठ, हापुड़, देखिए कितने जिलों से? मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ होते हुए प्रयागराज पर समाप्त होगा। एक्सप्रेसवे 6 लेन 8 लेन तक विस्तारित 6 लेन की होगी एवं सभी अवसंरचना को 8 लेन के अनुसार ही विकसित किया गया है। ठीक है, अभी तो आरंभ में ये जो एक्सप्रेसवे जो बना है ना, जो बन रहा है अभी निर्माणाधीन है, पूर्ण से बन नहीं पाया है, वो 6 लेन है। लेकिन भविष्य में जो है इसको 8 लेन भी बनाया जा सकता है। 6 लेन और देखिए 4 लेन होता है, 6 लेन होता है, 8 लेन भी होता है, 2 लेन भी होता है। 2 लेन तो अक्सर सामान्य सड़क की 2 लेन होती है। जैसे मान लीजिए कोई सड़क गई है, ठीक है, तो ये जो सड़क है इधर, तो यहाँ पर इस तरीके से एक लेन ये हो जाएगा, एक लेन इस तरीके से एक हो जाएगा, एक लेन ये हो जाएगा। ठीक है, इधर 3 लेन हो गया, फिर इधर से भी ऐसे ही एक लेन इधर हो जाएगा, एक लेन ये हो जाएगा और एक लेन ये। ठीक है, यानी कि 3 गाड़ियाँ एक साथ इधर से आ सकती हैं और 3 गाड़ियाँ एक साथ इधर से
जा सकती है। तो यही हो गया ये 6 लेन। ठीक, इसी में एक लेन और बढ़ जाएगा तो 4 लेन इधर हो गया और इधर भी 4 लेन हो गया, तो ये 8 लेन हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से लेकर के कहाँ तक बन रहा है, प्रयागराज। 600 किलोमीटर लंबाई है इसकी और ये संभवतः उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई जो 302 किलोमीटर है। कितनी है? 302 किलोमीटर है। या एक्सप्रेसवे आगरा फिरोज़ाबाद मैनपुरी इटावा औरैया कन्नौज कानपुर नगर उन्नाव हरदोई और लखनऊ जिलों को जोड़ता है। ठीक, इसकी लंबाई कितनी है? 302 किलोमीटर है। ठीक है, और ये किसको किसको जोड़ता है? तो आगरा और लखनऊ को जोड़ता है। कितने शहरों से होकर गुजरता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जिलों को जोड़ता है ये। चलिए आगे सवाल देखते हैं। यमुना एक्सप्रेस वे है। यमुना एक्सप्रेस वे कहाँ से कहाँ तक है? तो ये आपका जो है ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है। यमुना एक्सप्रेस वे जो है ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। यमुना एक्सप्रेस वे को ताज एक्सप्रेस वे के नाम से भी जाना जाता है। 165.537 किलोमीटर लंबा यह मार्ग उत्तर प्रदेश के 2 शहरों ग्रेटर नोएडा एवं आगरा को जोड़ता है। यमुना एक्सप्रेस वे। फिर आगरा से लेकर लखनऊ तक कौन सा एक्सप्रेस वे? देखिए, अगर इस तरीके से यहाँ पर नोएडा है, ये नोएडा मान लेते हैं, ग्रेटर नोएडा। ठीक, और ये कौन सा है? आगरा। फिर आगरा से यहाँ तक ये लखनऊ हो जाएगा आपका, लखनऊ। ठीक, ये हो जाएगा कौन सा एक्सप्रेस वे? तो ये यमुना एक्सप्रेस वे यहाँ तक। फिर आगरा से यहाँ तक इसको कहा जाता है आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर यहाँ से एक और एक्सप्रेस वे बन गया है इस तरीके से, लखनऊ से जो है गाजीपुर। कौन सा? गाजीपुर ये है। तो ये कौन सा? पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। आगे चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरेगा? ठीक है, तो किस नगर से नहीं गुजरेगा? फैजाबाद से गुजरेगा, आजमगढ़ से, मऊ से भी गुजरेगा, ये बस्ती से नहीं गुजरेगा। 14 जुलाई 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ के ग्राम मंदुरी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया था। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ से प्रारंभ होकर बाराबंकी अमेठी सुल्तानपुर, पहले लखनऊ से शुरू होगा, फिर बाराबंकी अमेठी सुल्तानपुर अयोध्या अम्बेडकर नगर आजमगढ़ तथा मऊ होते हुए गाजीपुर तक जाएगा। 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। आगे देखिए, जनरथ नाम दिया गया है। देखिए जनरथ क्या है? देखे होंगे आप, जो रोडवेज की बसें होती हैं उसमें से एक जो है, जो एसी वाली बसें होती हैं उनको जनरथ कहा जाता है, जनरथ नाम दिया गया है। उत्तर प्रदेश स्टेट रोड
ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन द्वारा, यानी कि उत्तर प्रदेश रोडवेज परिवहन जो है, उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, तो इसकी में जो है जनरल बसें होते हैं। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण संचार को बढ़ावा देने के देश में यातायात सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा भारत तथा बांग्लादेश के मध्य सेवा को प्रारंभ करने के लिए उत्तर प्रदेश द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत एसी बस सेवा को संभवतः यही होना चाहिए। आप देखे होंगे सड़कों पर जो जनरल बसें हरे कलर में होती हैं, चलती हैं उत्तर प्रदेश परिवहन की। चलिए आगे देखते हैं व्याख्या में। तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत एसी बस जनरल को तत्कालीन सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव ने आजमगढ़ में 6 फरवरी 2015 को हरी झंडी दिखाकर आधिकारिक रूप से प्रारंभ किया। इस योजना के तहत प्रदेश के विभिन्न जनपदों से कुल 40 सस्ती एसी बस सेवाओं का संचालन किया जा रहा है। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित किया जा रहा है। तो ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर? गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, देखिए यहाँ पर ताज से मतलब ये ताजमहल से नहीं लगाइएगा, नहीं तो उत्तर गलत हो जाएगा। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ? गौतम बुद्ध नगर में, यानी कि नोएडा में। ठीक है, चलिए देखिए प्रश्नकाल में ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गौतम बुद्ध नगर जिले में ग्रेटर नोएडा के पास जेवर गांव में प्रस्तावित था। वर्ष 2018 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय जारी एक जनहित याचिका पर निर्णय देते हुए इस हवाई अड्डे के नाम ताज रखने पर आपत्ति व्यक्त की थी। परिणामस्वरूप ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित कर जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया। तो अब पहले ताज नाम था, लेकिन जो है अब इसका नाम हो गया जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये कहाँ पर है? ये गौतम बुद्ध नगर में। ये गौतम बुद्ध नगर यानी कि जो है नोएडा में है। ये नोएडा में पहले इसका नाम ताज था, लेकिन वर्तमान में इसका बदल कर जो है जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया, क्योंकि यह जेवर नामक गांव में निर्मित है। अभी भी इस पे जो है काम चल रहा है। चलिए आगे देखते हैं। 11वां, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा स्वीकृत किया है? तो आगरा हवाई अड्डा, प्रयागराज, गोरखपुर, कुशीनगर। तो ये पर कुशीनगर हवाई अड्डे को जो है भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय दर्जा स्वीकृत किया है। कुशीनगर हवाई अड्डा कहाँ पर है? कुशीनगर जनपद में है, और यह बौद्ध परिपथ का एक भाग है। व्याख्या में लिखा है राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये फुर्सतगंज रायबरेली में। ठीक है, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय यह एक प्रकार का विश्वविद्यालय है और उत्तर प्रदेश में कुल 6 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से एक है। तो ये विमानन विश्वविद्यालय है फुर्सतगंज रायबरेली में। चलिए आगे देखते हैं सवाल। व्याख्या में वही लिखा है। अच्छा, ये पहले रायबरेली यहाँ अमेठी लिखा हुआ है, तो अच्छा फुर्सतगंज इसका मतलब ये अमेठी में है। क्षमा करिएगा दोस्तों, हमने रायबरेली बता दिया, ये कहाँ पर है? अमेठी में है। देखिए एक तरफ दिया है नगर दिया है और दूसरी तरफ हवाई अड्डों का नाम दिया है। ठीक है, तो लखनऊ में आप जानते हैं अमौसी हवाई अड्डा है। ठीक है, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमौसी है। वाराणसी में जो हवाई अड्डा है आपका नाम ये बाबतपुर हवाई अड्डा है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बाबतपुर है। कानपुर में चकेरी हवाई अड्डा है
और आगरा में खेरिया हवाई अड्डा है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 नाम याद रख लीजिए। बाबतपुर में कौन सा है, तो लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, और अमौसी में जो है ना चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन जो भी सही होगा मिला लेंगे, वही यहाँ पर मिला के दिया है। अगला देखिए 14वां सवाल कह रहा है निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। कानपुर में चकेरी है, सही है। वाराणसी में बाबतपुर है, लाल बहादुर शास्त्री, सही है। लखनऊ में अमौसी, सही है। फुर्सतगंज, ठीक है, ये फुर्सतगंज रायबरेली में है, ठीक है। जबकि यहाँ आगरा में देखा जाए कौन सा हवाई अड्डा, खेरिया हवाई अड्डा कहाँ है, तो ये आगरा में हो जाएगा आपका। वही यहाँ पर व्याख्या करके लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर है सांस्कृतिक गतिविधियाँ हैं। तो चलिए सीधे हम लोग प्रश्नों पर चलते हैं। सांस्कृतिक गतिविधियों में पहला देखिए, यह नृत्य की संस्कृति से संबंधित है। ख्याल और बाज लखनऊ, बनारसी राज रामपुर दरबार, आगरा घराना नृत्य से संबंधित है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश 2007 में सांस्कृतिक विरासत अध्याय के तहत प्रस्तुत तथ्यों के अनुसार दिए गए विकल्प गायन एवं वादन संस्कृति से संबंधित है। इनमें से कोई भी नृत्य संस्कृति से संबंधित नहीं है। ठीक है, आगे देखिए दूसरा सवाल, निम्नलिखित नृत्यों में से कौन एक सुमेलित नहीं है। कर्मा महोबा, धुरिया बुंदेलखंड, धीवर कहार, नटवरी पूर्वांचल। ठीक है, यानी कि एक तरफ दिया है क्या, देखिए एक तरफ क्षेत्र दिया है और दूसरी तरफ दिया है जो है नृत्य है, शायद ये लोक नृत्य है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। धुरिया नृत्य बुंदेलखंड की कुम्हार जाति द्वारा स्त्री वेश धारण कर किया जाता है। तो धुरिया का संबंध बुंदेलखंड से हो जाएगा, बुंदेलखंड से धुरिया। ठीक इसी तरीके से धीवर कहार जाति द्वारा मांगलिक अवसर पर किए जाने वाले नृत्य को कहा जाता है। धीवर जो नृत्य है ना, कहार जाति द्वारा किया जाता है। मांगलिक अवसर पर यानी कि विवाह इत्यादि के अवसर पर धीवर कहारों के द्वारा। ठीक है, इसी तरीके से पूर्वी उत्तर प्रदेश का हीरों तथा यादवों में नटवरी नृत्य है। तो नटवरी का संबंध पूर्वी उत्तर प्रदेश से है। कर्मा और शीला नृत्य सोनभद्र में आदिवासियों द्वारा किया जाता है। कर्मा और शीला कहाँ, सोनभद्र में आदिवासियों द्वारा। ठीक, तो देखिए अगला सवाल यहीं पर फिर आ गया। कर्मा जिस क्षेत्र का लोक नृत्य है तो ये सोनभद्र है। ठीक है, तो कर्मा और शीला नृत्य कहाँ, सोनभद्र में। ये जो वहाँ के आदिवासी है ना, उनके द्वारा यह नृत्य किया जाता है। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। कर्मा लोक नृत्य है तो यह फिर आ गया, देखिए सोनभद्र में आदिवासियों के द्वारा। कर्मा एक लोक नृत्य है तो यहाँ फिर आ गया सवाल सोनभद्र में।
धुरिया, धुरिया बुंदेलखंड, ठीक है। कहाँ? धुरिया बुंदेलखंड का जो है लोक नृत्य है, ठीक है। धुरिया बुंदेलखंड का ये पुरुषों द्वारा महिलाओं के वेश में ये नृत्य किया जाता है। उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है, तो देखिए इसमें से डी ऑप्शन माने यानी सभी धोबिया, शायरा और राई, तीनों मुख्य हैं, धोबिया, शायरा और राई। प्रश्न में उल्लिखित तीनों नृत्य उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। धोबिया राग नृत्य प्रदेश की धोबी जातियों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। राई नृत्य बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी पर किया जाने वाला मयूर नृत्य है, जबकि शायरा नृत्य बुंदेलखंडी किसानों द्वारा फसल काटने की खुशी में किया जाता है। तो धोबिया यहाँ है जो धोबी जात होती है उनके द्वारा, ठीक है। राई नृत्य और जो है शायरा, ये दोनों कहाँ? बुंदेलखंड। राई नृत्य बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी पर, और जो है शायरा जो है किसानों के द्वारा बुंदेलखंड के जब फसल पक जाती है उस समय। कार्तिक एक लोक नृत्य है, तो बुंदेलखंड का ज़्यादातर देखिए लोक नृत्य कहाँ से आ रहे हैं? बुंदेलखंड से आ रहे हैं। कार्तिक लोक नृत्य बुंदेलखंड में कार्तिक माह में नर्तकों द्वारा श्री कृष्ण तथा गोपी बनकर किया जाने वाला नृत्य है। अवध के लोग कलाबाजी नृत्य एवं पूर्वांचल के लोग नटवरी, ठीक। अवध में क्या? कलाबाजी नृत्य और पूर्वांचल में क्या? नटवरी नृत्य करते हैं। कलाबाजी नृत्य के अंतर्गत नर्तक मोर बाजा लेकर कच्ची घोड़ी पर बैठकर नृत्य करता है। निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है? तो यहाँ पर देख लीजिए, रवाला नृत्य, ऑप्शन रवाला नृत्य, बढ़ैया नृत्य, राई नृत्य, डांडिया। तो यहाँ डांडिया नहीं है यहाँ पर बुंदेलखंड का, बाकी अन्य सभी नृत्य हैं, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो सवाल अगर नहीं सही हो रहा है तो उसको अलग से कॉपी में लिख करके उसको रट डालिए। चलिए देखिए व्याख्या देख लेते हैं। रवाला नृत्य, बढ़ैया नृत्य तथा राई नृत्य उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य है, जबकि डांडिया नृत्य गुजरात राज्य का लोकप्रिय नृत्य है, जो नवरात्र के समय किया जाता है। डांडिया नृत्य का मूल गरबा नृत्य है, ठीक। गरबा नृत्य से ही डांडिया नृत्य जो है निकला हुआ है। बढ़ैया नृत्य बढ़ैया या बधाई नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। यह नृत्य जन्म, विवाह, त्योहारों के अवसर पर स्त्री एवं पुरुष करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध निम्न में से किस लोक नृत्य से है? तो ब्रज में चरकुला, ठीक है। ये जो चरकुला लोक नृत्य है ना, ये कहाँ? ब्रज क्षेत्र का है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये चरकुला, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। चरकुला ब्रजभूमि का लोक नृत्य है। यह नृत्य रथ के पहिए पर घड़ा रखकर किया जाता है। रथ के पहिए पर क्या? घड़ा रखकर किया जाता है चरकुला नृत्य। इसे घड़ा नृत्य भी कहते हैं, क्योंकि रथ के पहिए पर जो है घड़ा रखकर किया जाता है। आगे देखिए। चरकुला लोक नृत्य देखिए फिर आ गया। तो चरकुला आप क्या बताएंगे? ब्रजभूमि का है। आगे,
उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव की स्थापना कहाँ? तो आगरा में। प्रथम खेल गांव की स्थापना आगरा में की गई है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव की स्थापना आगरा में की गई है। इसके अतिरिक्त आगरा शहर के विकास को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आगरा महोत्सव 2021 तैयार की गई है और इसको नगर योजना एवं विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृति प्राप्त है। इसके अंतर्गत आगरा के पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए विभिन्न नगरीय क्रियाओं के लिए 20,016.97 हेक्टेयर भूमि का उपयोग किया जाएगा। लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है? राहुला क्या है? एक लोक नृत्य है। इसका संबंध यूपी के किस क्षेत्र से है? तो देखिए, यूपी के किस क्षेत्र से है? तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र से। ऑप्शन डी दे रहा है। राहुला एक प्रकार का लोक नृत्य है उत्तर प्रदेश का, जिसका संबंध राहुला लोक नृत्य नाट्य यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। इस लोक नाट्य में शिक्षाप्रद लोक कथनों, कहावतों, शिक्षाओं का वांचन किया जाता है। 14वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? तो चरकुला हो गया, कर्मा हो गया, दादरा हो गया, मुरिया यहाँ का नहीं है। मुरिया कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। ठीक है, चरकुला, दादरा, कर्मा, मुरिया यहाँ का नहीं। मुरिया कहाँ का? मध्य प्रदेश का है। 15वां सवाल देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं? प्रमुख लोक नृत्य तो यहाँ देखिए, बिहू नहीं है उत्तर प्रदेश का, गरबा भी नहीं, गरबा गुजरात का है, बिहू असम का हो गया, भांगड़ा तो यहाँ जो पंजाब का हो गया, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। कथकली इसमें दिया है, कथकली डी वाले में कथकली केरल का है, तो ये गलत हो गया, हालांकि कथक है उत्तर प्रदेश का। तो चरकुला, कर्मा, पांडव, ये बी बच रहा ऑप्शन, तो यही सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 16वां, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है चरकुला, कर्मा, पांड, पाई, डंडा, थारू, राई, सहरा। 16वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है बिरहा, कजरी, रसिया, ढोला, मारूत। लगभग तो सभी आ रहा है उत्तर प्रदेश का लोकगीत। स्टार लगा, यानी कि इसमें से कोई भी एक स्पष्ट सही नहीं है। तो देखिए, जितना भी ऑप्शन में दिया है चारों हैं। यहाँ पर देखिए, बिरहा, कजरी, रसिया उत्तर प्रदेश के लोकगीत हैं, जबकि ढोला मारू राजस्थान का लोकगीत है। ढोला मारू कहाँ का? राजस्थान का है। बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश का है। कजरी जो है आपका पूर्वांचल मिर्जापुर क्षेत्र का है प्रमुख रूप से, और रसिया जो है ब्रिज क्षेत्र का क्या है? लोकगीत है। राजस्थान से सटे क्षेत्र आगरा जिला तथा मेरठ में भी यह लोकगीत देखने को मिलता है। कौन सा? ढोला मारू। बिरहा पूर्वांचल की प्रसिद्ध लोक गायन परंपरा है, जिसमें गायक द्वारा भोजपुरी भाषा में स्थानीय क्षेत्र में घटी किसी घटना का वृत्तांत गीत रूप में गाया जाता है। रसिया ब्रजभूमि की प्रसिद्ध लोक गायन परंपरा है, जबकि कजरी सावन के महीने में गाया जाने वाला पूर्वांचल क्षेत्र का मधुर लोकगीत है, जिसे मुख्यतः महिलाओं द्वारा जो है गाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में धमार, टप्पा, कव्वाली, बिरहा है। देखिए, चारों में से बिरहा ही एक है जो उत्तर प्रदेश से संबंधित, बाकी नहीं है। बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश में गाया जाता है। ढोला लोकगीत लोकप्रिय है, तो यहाँ ऑप्शन में देखिए, अभी हम लोगों ने इसके पहले वाले व्याख्यान में पढ़ा था, तो ढोला लोकगीत, ढोला मारू इसको कहते हैं, पूरा क्या कहते हैं? ढोला मारू। हालांकि ये कहाँ का है? राजस्थान का प्रमुख रूप से, लेकिन उत्तर प्रदेश के 2 जिलों में आगरा और मेरठ में भी ये जो है कहीं कहीं जो है प्रचलन में है।
ढोला आगरा एवं मेरठ क्षेत्र का लोकप्रिय गीत है। इस लोकगीत में कहानी के माध्यम से ढोला एवं मारू के चरित्र का वर्णन किया जाता है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत हैं, तो यहाँ पर अवधी ब्रज, करुड़ा भक्ति शायरा, द्रुपद, ब्राज करुड़ा, बिरहा चैती ढोला। बिरहा है, चैती ढोला, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो रहा है, क्योंकि पारुन यहाँ का नहीं है। अवधी कोई लोकगीत नहीं है, अवधी क्या है जो बोली है। ध्रुपद, ध्रुपद क्या है, ये गायन है, ठीक, एक शास्त्रीय गायन है जो 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 संगीत से संबंधित है, कोई लोकगीत नहीं है। तो इस तरीके से डी ऑप्शन सही हो रहा है यहाँ पर। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत हैं, देखिए ऑप्शन में रसिया, कजरी, आल्हा, बीरा, चैती, ढोला। आगे देख लीजिए, 20वां में है, मिलान कराने के लिए है। एक तरफ क्या है लोकगीत है, दूसरी तरफ जो क्षेत्र है, किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो देखिए बिरहा आपका जो है कहाँ बिरहा प्रचलन में है, तो बिरहा भोजपुरी में, भोजपुरी क्षेत्र में या भोजपुरी बोली में जो है प्रचलन में है, ठीक। कजरी, कजरी रसिया को मिला लेंगे, रसिया देखिए, रसिया कहाँ ब्रज क्षेत्र में, तो ये ब्रजी हो जाएगा, ठीक है। कजरी अवधी भाषा में होता है, अवधी बोली में, तो मल्हौर बच रहा है, ये जो सीकर 4 से होना चाहिए। देखिए चलिए हम लोग यहाँ पर ऑप्शन से इसको मिलाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए बिरहा को यहाँ भोजपुरी, ठीक है, जहाँ जितने क्षेत्र में भोजपुरी बोली जाती है वहाँ बिरहा होता है। कजरी, ठीक, कजरी किस भाषा में, तो अवधी में है। रसिया जो है ब्रजी में होना चाहिए, मल्हौर को यहाँ पर चौथी में। तो एक का एक हो गया, देखिए एक को क्या है ये है, और बी का 2 अवधि, कजरी अवधि में बी का 2 हो गया, ठीक है, बी का 2 हो गया। तो यहाँ पर देखिए हम लोग गलत कर रहे थे, बी का 2 हो गया, इस तरीके से तो गलत हो जाएगा। रसिया हालांकि ब्रजी में होना चाहिए, ठीक, इस तरीके से बी ऑप्शन भी सही होगा, यानी कि सी का मल्हौर ब्रजी में हो जाएगा, रसिया कौरवी में हो जाएगा, ठीक है। तो ये गलत हो रहा है इस हिसाब से। अगर बिरहा को अवधि कर देंगे, 1 का 2 कर देंगे, 1 का 2 कर देंगे, बिरहा को अवधि कर देंगे, तो क्या होगा, बिरहा को अवधि कर देंगे और कजरी को भोजपुरी कर देंगे, कजरी भोजपुरी, तो बी का 1 हो जाएगा। इस तरीके से ए ऑप्शन, ए और बी में से एक सही होगा। चलिए देखते हैं कौन सा सही है। बी वही सही है जो पहले हम लोग मिलाए थे। बिरहा भोजपुरी में गाया जाता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का लोकगीत है। कजरी का उद्गम मिर्जापुर एवं वाराणसी से माना जाता है। ये कब गाया जाता है, ये जो है सावन के महीने में गाया जाता है, जहाँ भोजपुरी बोली प्रचलित है। ये अवधि में भी गाया जाता है। यहाँ पर देखिए वही बात है, कजरी भोजपुरी और अवधि दोनों में गाया जाता है। इसी प्रकार रसिया ब्रज भाषा में ब्रज क्षेत्र में गाया जाता है। कौरवी भाषा भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की है तथा रसिया मल्हौर दोनों ही गान ब्रजी और अवधि दोनों ही भाषा में गाए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इस तरीके से दोस्तों अगर प्रश्न को आप ऑप्शन से मिलाकर जो है सही करेंगे तो ज़्यादातर संभावना रहता है कि उत्तर के आप नज़दीक ज़रूर पहुंच जाएंगे, ठीक है। किसी भी जो प्रश्न को ऐसे स्किप नहीं करना है, ऐसे नहीं छोड़ देना है, उस पर ज़रूर प्रयास करना है, उसको ऑप्शन से ज़रूर आप लेकर चलिए। देखिए 21वां सवाल, आल्हा एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है, तो आल्हा कहाँ का, बुंदेलखंड का है, ठीक है, और ये वीर रस में गाया जाता है, ठीक है।
वीर रस में गाया जाता है और मुख्य रूप से जो है महोबा और उसके आसपास क्षेत्र में गाया जाता है, क्योंकि जो आल्हा क्या थे, ठीक है, आल्हा और उदल ये दो वीर सैनिक थे ना, इन्हीं की प्रशंसा में यह गीत गाया जाता है, तो ये वीर रस से प्रभावित हो जाता है। देखिए आल्हा बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रसिद्ध वीर रस कथा है। इस वीर रस कथा में महोबा के वीर भाइयों आल्हा और उदल, ठीक, आल्हा और उदल की वीरता का वर्णन किया जाता है। हालांकि आल्हा जो है कहीं न कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में जो है कुछ न कुछ क्षेत्रों में ये गीत गाया जाता है, ये लोकगीत। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये बुंदेलखंड क्षेत्र का ही है। 22वां देखिए, जा दिन जन्म भयो का धरती धसी 2.5 हाथ। उपयुक्त उक्ति या लोकोक्ति का संबंध उत्तर प्रदेश की किस ऐतिहासिक विभूति से है? ठीक है, जा जन्म भयो का धरती धसी 2.5 हाथ। तो ये आपका विद्याधर, माहिल, आल्हा, परमार्थ देव, तो ये आल्हा से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए, जा दिन जन्म भयो का धरती धसी 2.5 हाथ, लोकोक्त का संबंध उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के आल्हा से है। आल्हा वीरगाथा काल के महाकवि जगनीक द्वारा प्रणीत तथा परमाल रासों पर आधारित एक महत्वपूर्ण छंदबद्ध काव्य है। इसमें महोबा के वीर आल्हा और उदल की वीरता की गाथा का वर्णन है। चलिए आगे देखते हैं। अगला देखिए 23वां सवाल, आल्हा ये महोबा हो जाएगा, ठीक, सही है। कौन सा सुमेलित नहीं पूछ रहा है? रसिया बरसाना, ठीक है। देखिए रसिया बरसाना, ये बरसाना कहाँ पर है? तो ये ब्रज क्षेत्र में है, ठीक, बरसाना, तो ये भी सही हो जाएगा। बी कजरी मिर्ज़ापुर और वाराणसी में है, ये भी सही हो जाएगा, जो सावन के महीने में गाया जाता है महिलाओं के द्वारा इस तरीके से। बिरहा, देखिए बिरहा कहाँ है? तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में है। तो इस जबकि कन्नौज दिया, जबकि कन्नौज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आता है, तो यही डी हो जाएगा, इसमें सुमेलित नहीं है। आगे देखिए, बिरहा पूर्वांचल की प्रसिद्ध लोक गायन परंपरा से, जिसमें गायक द्वारा भोजपुरी भाषा में स्थानीय क्षेत्र में घटी किसी घटना का वृत्तांत गीत रूप में गाया जाता है। इसमें अधिकांश वीर रस के गीत गाए जाते हैं। इसमें गायक लोकवाद के रूप में करताल का प्रमुखता से उपयोग करते हैं। आल्हा बुंदेलखंड क्षेत्र महोबा की प्रसिद्ध वीर रस की गायन शैली है। रसिया ब्रजभूमि बरसाना की प्रसिद्ध लोक गायन परंपरा है तथा सोहर एवं कजरी अवध की प्रसिद्ध लोकगीत परंपराएं हैं। सोहर और कजरी दोनों अवध क्षेत्र की है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? देवा शरीफ कहाँ? बाराबंकी में सुमेलित है। आला महोबा ये भी सुमेलित है। कर्मा कजरी मिर्जापुर ये सही है। कर्मा देखिए मथुरा, ठीक, कर्मा कहाँ है? तो मथुरा ब्रज क्षेत्र नहीं है, जबकि क्या है? बुंदेलखंड। कर्मा का संबंध किससे? बुंदेलखंड से है, तो यही डी सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। यही सुमेलित नहीं है, बाकी सही सभी सुमेलित हैं। देखिए कर्मा सोनभद्र मिर्जापुर के आदिवासियों का लोक नृत्य है। क्षमा करिए दोस्तों, ये जो है कर्मा आपका कहाँ है? सोनभद्र मिर्जापुर, ठीक है, सोनभद्र और मिर्जापुर के आदिवासियों का लोक नृत्य है। आला बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रसिद्ध वीर रस कथा है। इस वीर रस कथा में महोबा के वीर भाइयों आला उदल की वीरता का वर्णन है। देवा बाराबंकी तथा कजरी मिर्जापुर से संबंधित है। कजरी सावन के महीने में गाया जाने वाला मधुर लोकगीत, जिसे मुख्यतः महिलाओं द्वारा गाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं 25वां सवाल। 25वां में क्या पूछ रहा है? बताइए कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों से सुमेलित नहीं है? तो कजरी मिर्जापुर वाराणसी ये सुमेलित लग रहा है। बिरहा कानपुर ये गलत हो गया, ठीक है, बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश से है, जबकि कानपुर पश्चिम उत्तर प्रदेश में आता है। होली ब्रज का ही है मूल, ठीक है। नौटंकी हाथरस में है, ये सही है। तो इस तरीके से बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ब्रज की होली एवं रास नृत्य, ब्रज में होली एवं रास नृत्य ये ब्रज का है। मिर्जापुर बनारस की कजरी एवं बिरहा तथा
कानपुर में श्री कृष्ण पहलवान एवं हाथरस में पंडित नत्थाराम शर्मा की नौटंकी परंपरा। प्रदेश की गांव में आल्हा जैसी शैलियाँ, रामलीला मंडलियाँ। पर्वतीय प्रदेश का संगीत आज से समस्त प्रदेश संगीत रस से आपालवित होता रहता है। चलिए आगे देखते हैं। 26वां सवाल देखिए, 26वां क्या है? मिर्ज़ापुर प्रसिद्ध है, तो ये कजरी के लिए है। ठीक है, किसके लिए है? कजरी के लिए है। देखिए, एक तरफ लोकगीत दिया है और दूसरी तरफ गायन का अवसर। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग ऑप्शन से मिलाने की कोशिश करेंगे सही करने की। कौन सा सही होगा देखिए। सबसे पहले यहाँ कजरी मिला लेते हैं। कजरी पूर्वी उत्तर प्रदेश, वाराणसी और मिर्ज़ापुर है। तो किस समय ये जो है मौसमी समय है, तो ये जो वर्षा काल में या सावन के महीने में। तो देखिए, ये आपका हो गया कजरी मौसमी संगीत हो गया, यानी कि बी का 4 हो गया। बी का 4 कोई मिल रहा है? बी का 4 देखिए, कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो कजरी, ठीक, हाँ सही कह रहे हैं, कजरी ना, कजरी ठीक है। विवाह एवं मौसमी गीत, ये आपका बी का 3 हो जाएगा। बी का 3, बी का 3 ठीक। रसिया का ये ब्रज का लोकगीत है, तो सी का 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये होगा सी का 2। एक ही से देखिए मिल गया। रसिया जानते हैं ब्रज का है, तो यहाँ पर सी का 2 से मिला लेंगे तो एक ही हो जाए। इसी से देखिए मिल गया। डी का 1 ठीक है। सोहर, तो ये संस्कार गीत है। जब संतान उत्पन्न होते हैं ना किसी घर में, ठीक है, तो किसी संतान का जन्म होता है, तो ये सोहर गीत उस समय गाया जाता है। तो आपका डी का 1 हो गया। चैती, ठीक है, तो चैती कौन सा हो जाएगा आपका? ए का 4 हो जाएगा, मौसमी गीत। इस तरीके से ऑप्शन सही होना चाहिए। चलिए देखते हैं उत्तर में क्या दे रहा है। तो देख लेते हैं हम लोग। चैती मौसमी गीत है, कजरी विवाह एवं मौसमी गीत है, ठीक है। रसिया ब्रज का लोकगीत है, सोहर संस्कार गीत है, ठीक है। आगे देख लेंगे 28वां, ठीक। आल्हा बुंदेलखंड सुमेलित है, सही है। बुंदेलखंड का वीर रस से प्रभावित एक वीर शैली में गाया जाने वाला गीत है। बिरहा पूर्वांचल का है, हाँ सही है, ठीक है। किसी घटना का विवरण होता है इसमें। चैती, कजरी, कजरी फिर अवध क्षेत्र देखिए यहाँ पर दिया है, अवध क्षेत्र नहीं है कजरी। कजरी कहाँ? पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल। तो ये कौन सा जिला है? मिर्ज़ापुर, ठीक। और उसके बाद वाराणसी, ये हो गया मिर्ज़ापुर और वाराणसी, 2 जगह, ठीक है। तो यहाँ अवध से नहीं है, ठीक। चैती का संबंध रुहेलखंड से है। चैती रुहेलखंड मतलब ये जो बरेली और उसके आसपास जिलों में ये गाया जाता होगा, रुहेलखंड, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 28 हो गया। व्याख्या देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बुंदेलखंड के महोबा की कवि चंद्र बरदाई द्वारा रचित आल्हाखंड के रचयिता कौन है? तो चंद्र बरदाई एक प्रमुख पात्र है। पूर्वांचल का एक प्रमुख लोकगीत है चैती, ठीक। वीर, अच्छा यहाँ पर देखिए, पूर्वांचल विरहा है संबंध, विरहा का संबंध किससे? पूर्वांचल से। चैती लोक गायन परंपरा रुहेलखंड की है। कजरी अवध क्षेत्र का नहीं बल्कि पूर्वांचल, मिर्ज़ापुर, बनारस है तथा बिहार के भोजपुर में गाया जाने वाला
एक गीत है। इस प्रकार विकल्प डी का युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं 29वां, आल्हा बिरहा। ठीक, देखिए फिर आ गया आल्हा, आल्हा उदल। तो ये कौन सा सुमेलित नहीं पूछ रहा है, तो आल्हा का बुंदेलखंड हो जाएगा। बिरहा है, देखिए बिरहा का पूर्वी उत्तर प्रदेश। ठीक है, चैती, चैती देखिए अवध एवं भोजपुरी क्षेत्र दिया है, जबकि कहाँ संबंध है, ये रुहेलखंड से, रुहेलखंड से। तो इस तरीके से ऑप्शन यहाँ पर डी सही होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। हालांकि यहाँ देख लीजिए कजरी का भी बहुत सही नहीं दिया है, रुहेलखंड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या माना है, इसे डी सही होना चाहिए। सी और डी दोनों देखिए दिया है, यानी कि दोनों सही नहीं है। निम्नलिखित युग्मों में से इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। देखिए कजरी, कजरी भी यहाँ नहीं है। कजरी का संबंध किससे है, तो कजरी भी कहाँ पर, पूर्वांचल से है, पूर्वांचल से है, पूर्वी उत्तर प्रदेश से है। और चैती कहाँ है, तो ये रुहेलखंड हो जाएगा। इस तरीके से ये दोनों सही ऑप्शन आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर देखिए व्याख्या में दिया है। चलिए आगे, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, देख लीजिए एक तरफ क्या है, ये वाद्य यंत्र है। ठीक है, और उससे संबंधित व्यक्तित्व है, ये हो जाएगा हारमोनियम वादक। ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है, हारमोनियम वादक श्री राम श्रीवास्तव हैं। ब्रज रास नृत्य है, सही है। मिर्जापुर में बिरहा, बिरहा नहीं, मिर्जापुर में नहीं, ये मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश है, पूर्वी उत्तर प्रदेश। ठीक है, ऐसे जिले जो है बिरहा वहाँ होता है जो बिहार से सटे हैं जिले, वहाँ होता है। जबकि मिर्जापुर जिला मध्य प्रदेश से सटा हुआ है, तो ये बिहार है। बिरहा यहाँ पर हो जाएगा, जैसे आपका पूर्वांचल में आजमगढ़, मऊ, बलिया, आपका गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, इन सब क्षेत्रों में बिरहा होता है। गायकी का संबंध मुबारक अली खान से है। देखिए बिरहा भोजपुरी में गाया जाने वाला पूर्वी उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय लोकगीत है। मिर्जापुर में कजरी गाई जाती है। शेष विकल्प सही सुमेलित है। हाथरस एवं कानपुर परंपराओं का संबंध है किससे, रंगमंच से, शास्त्रीय गायन से, लोक नृत्य से, कबड्डी से। ठीक, तो रंगमंच से यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन दे रहा रंगमंच से है। हाथरस एवं कानपुर का संबंध किससे है, रंगमंच से है। तो चलिए देखते हैं, व्याख्या में पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश में हाथरस एवं कानपुर उन दो महत्वपूर्ण स्थानों में शामिल है जहां रंगमंच ने अपनी जड़ें जमाई और विकास किया। इसमें रामलीला और नौटंकी प्रमुख है। और जो हाथरस है ना, वो नौटंकी के लिए प्रसिद्ध है। हाथरसी और कानपुरी नाट्य शैलियों में संवाद एवं गायन के प्रस्तुतिकरण को नौटंकी कहा जाता है। कानपुर में श्री कृष्ण पहलवान और हाथरस में पंडित नत्थाराम शर्मा की नौटंकी परंपरा प्रसिद्ध है। बत्तीसवां सवाल देखते हैं। उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली मनाई जाती है, तो बरसाना में। लठमार होली कहाँ, बरसाना में। लठमार होली का संबंध बरसाना से। लोक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ इस दिन अपने गांव नंद गांव से राधा जी के गांव बरसाना गए थे। ठीक, नंद गांव से कहाँ गए थे, राधा जी के गांव बरसाना गए थे, जहां राधा और उनकी सहेलियों ने लठ स्टिक से उन्हें भगाने का प्रयास किया था। तब से यह परंपरा आज भी फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाई जाती है। आगे देखिए,
ठीक है, एक तरफ क्या है जो है व्यक्तित्व है, दूसरी तरफ जो है नृत्य या जो है उनके नृत्य है या गायन से, उनका संबंध किससे है। ठीक है, तो लच्छू महाराज एक तरफ है, फैयाज खान, सिद्धेश्वरी देवी, तलत महमूद। तलत महमूद देखिए क्या है, ये गज़ल गायक है। तलत महमूद क्या है, गज़ल गायक है। लच्छू महाराज, ठीक है, लच्छू महाराज का संबंध किससे है, तो लच्छू महाराज ये क्या है, ये इनका संबंध नृत्य से है, तो कथक या ठुमरी से इनका होगा। हमें लगता है कथक से होना चाहिए। तो चलिए ऑप्शन से इनको सही करने की कोशिश करते हैं। तलत महमूद गज़ल गायक है। डी का तो हम लोग 2 से, डी का 2 से, देखिए डी का 2 किसी में है। ठीक है, तो बी ऑप्शन देखिए डी का 2 है, तो ये सही होना चाहिए। देखिए हाँ, वही जो चीज़ हम लोग चर्चा कर, लच्छू महाराज का संबंध कथक से है। किससे है, कथक से। आगरा घराने के उस्ताद फैयाज खां प्रख्यात ध्रुपद गायक हैं। ठीक है, आगरा घराने के फैयाज खां का संबंध ध्रुपद गायक से, ये गायन की एक शैली है ध्रुपद। ठीक है, ख्याल गायकी थे। वाराणसी की प्रख्यात हिंदुस्तानी गायिका सिद्धेश्वरी देवी मुख्य रूप से ख्याल एवं ठुमरी का गायन करती हैं। तलत महमूद प्रख्यात गजल गायक एवं अभिनेता थे, अतः विकल्प भी सही उत्तर है। बिरजू महाराज देखिए, अब फिर यहाँ पर आगे एक तरफ जो है नाम दिया है, व्यक्ति का नाम, व्यक्तित्व, और दूसरी तरफ जो है उनका संबंध किससे है। तो आल्हा है महोबा, इनका संबंध सही है एकदम। ठीक है, बिरहा देखिए कन्नौज नहीं है, या फिर देख लीजिए गलत दे दिया। बिरहा का जो कहाँ पर, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, जो बिहार से सटे जिले हैं वहाँ से पूर्वी उत्तर, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ नहीं मैच कर रहा है। तो ये पूछ रहा है कौन सा मैच नहीं कर रहा है। बिरजू महाराज कथक है। ठीक है, आल्हा महोबा। अमजद अली खां सरोद वादक है। ठीक, अमजद अली खां यहाँ पर याद कर लीजिए, इनका संबंध किससे, सरोद से है, सरोद वादक है। आल्हा महोबा, बिरजू महाराज कथक। वही इसमें व्याख्या में लिखा है। पैंतीसवां सवाल, निम्नलिखित में से कौन बनारस घराने से संबंधित है। बेगम अख्तर, मोतीबाई, रसूलन बाई, सिद्धेश्वरी देवी। तो अभी हम लोगों ने देखा सिद्धेश्वरी देवी का नाम आया था बनारस घराने से संबंधित। ठीक है, तो यहाँ पर 4 देखिए किसमें है, तो 4 वाला कोई ऑप्शन आ रहा है जिसमें 4 हो। ठीक, 4, तो 4 वाला देखिए एक ही ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए सही होना चाहिए डी। चलिए देखते हैं आगे, देखिए सही है डी। रसूलन बाई, मोतीबाई, सिद्धेश्वरी देवी बनारस घराने से संबंधित। रसूलन बाई, मोतीबाई और सिद्धेश्वरी देवी। जबकि बेगम अख्तर पटियाला घराने से संबंधित है। बेगम अख्तर का संबंध किससे है, पटियाला घराने से। बनारस घराने के गायक ख्याल के साथ ही ठुमरी, ठप्पा, कजरी चैती, भजन गजल और ध्रुपद धमार की गायन में पारंगत रहे हैं। आगे देखिए 36वां, प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ। तो ये भी बनारस घराने की है। ठीक है ना, हालांकि इनकी मृत्यु हो चुकी है, 2017 के आसपास ही इनका जो मृत्यु हुई थी। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म 8 मई 1929 को जो है वाराणसी के निकट एक गांव में हुआ था। वे संगीत के बनारस घराने से संबंधित थी। 24 अक्टूबर 2017 को, देखिए यहाँ पर दिया भी 2017 को 88 वर्ष की अवस्था में कोलकाता में इनका देहांत हो गया। इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकादमी 1997 से सम्मानित किया गया। ठुमरी गायिका थी, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी। ठुमरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या सही है। ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई थी। ठुमरी सुगम एवं आकर्षक है। तो चलिए व्याख्या सीधे देख लेते हैं। सी दिया है ना, तो एक और दो दोनों है,
यानी ठुमरी की उत्पत्ति कहाँ हुई? उत्तर प्रदेश में हुई है। ठीक, और दूसरा ठुमरी सुगम एवं आकर्षक है। दोनों जो है सही हो रहे हैं, दोनों कथन। देखिए, ठुमरी भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक गायन शैली है। इसकी उत्पत्ति लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में मानी जाती है। वाजिद अली शाह क्या थे? ये लखनऊ के नवाब थे। ठीक है, जब ब्रिटिश शासन काल में जो है अवध एक स्वतंत्र प्रांत बनकर उभरा था, तो उसमें नवाब जो है, नवाबों का शासन हुआ करता था, और उसी में एक जो नवाब हुए थे वाजिद अली शाह, संभवतः ये अंतिम नवाब भी थे। कतिपय लोग लखनऊ के उस्ताद सादिक अली खां को लखनऊ ठुमरी का जनक मानते हैं। नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में लखनऊ ठुमरी की शान और लोकप्रियता अपने उच्चतम स्तर पर थी। ठुमरी की विशेष थिरकते ताले हैं। खमाज, काफी, पीलू, गारा, देश, तिलंग, भैरवी आदि ठुमरी के राग हैं। पीलू राग में ठुमरी, सुगम संगीत आदि की रचनाएं बहुत मधुर और आकर्षक बनती हैं। 38वां सवाल देखते हैं। ठीक है, एक तरफ दिया है क्या? उत्तर प्रदेश नाट्य अकादमी द्वारा अकादमी रत्न पुरस्कार सूची 1 में वर्णित व्यक्तियों की सूची 2 में अंकित क्षेत्र में उनकी विशिष्टता के लिए प्रदान किए गए हैं। दोनों सूचियों को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चयन कीजिए। उस्ताद विलायत खां, मास्टर फिदा हुसैन नारसी, सितारा देवी, जतिन भट्टाचार्य। ठीक है, उस्ताद विलायत खां, इतने नाम दिए हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं सीधे। सितारा देवी यहाँ नाम जो है थोड़ा ज़्यादा प्रसिद्ध है, सितारा देवी। उस्ताद विलायत खां सितार, उस्ताद विलायत खां का संबंध किससे? तो इस सितार से इनका संबंध। मास्टर फिदा हुसैन नारसी हिंदी रंगमंच, सितारा देवी कथक से है, जतिन भट्टाचार्य सरोद से है। गायक एक तरफ दिया है गायक, दूसरी तरफ से गायन शैली या विधा, कौन सा सम्मिलित नहीं है? राजन मिश्र, साजन मिश्र, ध्रुपद, टप्पा। ठीक है, इनका संबंध भी बनारस घराने से, राजन मिश्र और साजन मिश्र। ताज बेगम, ठुमरी टप्पा। ठीक है, बड़ी मैना, ठुमरी टप्पा, इनका ये नहीं मैच कर रहा, सी माना है। अंबाजी चतुर्वेदी, ध्रुपद। ऊपर दिए गए विकल्पों में विकल्प सी को छोड़कर शेष सभी सही सुमेलित हैं। बड़ी मैना केवल ठुमरी गायिका थी, ना कि टप्पा गायिका। निम्नलिखित में से किस स्थान को सितार और सुरबहार संगीत की इमदाद खाली घराने के लिए जाना जाता है? तो इटावा घराना। कौन सा है? इटावा घराना। चलिए, इटावा को सितार और सुरबहार संगीत की इमदाद खाली घराना हेतु जाना जाता है। इमदाद खां के पिता साहेबदाद खान एक मशहूर सितार वादक थे। इमदाद खान ने सितार वादन में मीत, घसीट एवं झाला का विकास किया। इसे घराने में अन्य प्रसिद्ध कलाकार थे सुजात खान, निषाद खान और बुद्धादित्य मुखर्जी। 41वां सवाल देखिए, निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में कौन सा उत्तर प्रदेश से संबद्ध है? तो कथक। ठीक है, ये कथक है उत्तर प्रदेश से। भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी। ठीक है, इनका संबंध उत्तर प्रदेश से नहीं है। भरतनाट्यम शायद तमिलनाडु से है, कुचिपुड़ी केरल से है, ओडिसी उड़ीसा से है। चलिए व्याख्या में देखते हैं क्या दिया हुआ है। हाँ, वही दिया हुआ है। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम तमिलनाडु, उड़ीसा ओडिसी का, कुचिपुड़ी केरल का है। आगे देखिए 42वां सवाल, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया है? तो बिंदादीन ने दिया, उस्ताद दूल्हे खां, इलियास खान ने दिया, मेहदी ने नहीं दिया। मेहदी के अतिरिक्त तीनों बिंदादीन, उस्ताद दूल्हे खां एवं
इलियास खां का लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में महत्वपूर्ण योगदान था। अवध के नवाब वाजिद अली शाह एक संगीत मर्मज्ञ, कला प्रेमी और संगीतज्ञ थे। उनके शासनकाल को अवध की कला की दृष्टि से स्वर्ण युग कहा जाता है। उनके दरबार में बिंदादीन जैसे कृथक नृत्य के आचार्य कोदऊ सिंह जैसे पखावजी शोभा बढ़ाते थे। वाजिद अली शाह ने अख्तर पिया एवं बिंदादीन ने सनत पिया उपनाम से ठुमरी की अनेक बंदिशें तैयार की हैं। अगला 43वां देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी? तो रहीमुद्दीन खान ने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी है। तो ये क्या हो जाएगा उत्तर? रहीमुद्दीन। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। शंभू महाराज लखनऊ घराने के कथक नृत्य कलाकार थे। देखिए इंपॉर्टेंट है, शंभू महाराज का संबंध लखनऊ घराने से संबंध है और ये कथक कलाकार थे, कथक नृत्य से संबंधित थे। इनके पिता कालका प्रसाद महाराज, ये जरूर शंभू महाराज का याद करिएगा। चाचा बिंदादीन का भी नाम प्रसिद्ध है। बड़े भाई अच्छन महाराज, ये सब नाम अच्छन महाराज, लच्छू महाराज सबको याद कर डालिए, जिनसे उन्होंने नृत्य की शिक्षा ली। इन्होंने उस्ताद रहीमुद्दीन खान से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ग्रहण की। भारत में ब्रिटिश शासनकाल में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान को रंग थिएटर के रूप में जाना जाता था? तो जीपीओ लखनऊ को, रंग थिएटर के रूप में जीपीओ लखनऊ को। रंग थिएटर जीपीओ लखनऊ में स्थित है। ब्रिटिश भारत में यह अंग्रेजों का मनोरंजन केंद्र था, जहां अंग्रेज अफसर और उनके परिवार के लोग मनोरंजन के लिए जुटते थे। दरअसल क्रांतिकारियों के खिलाफ चलने वाले मुकदमे में क्रांतिकारियों के समर्थन, विद्रोह या हमला होने की आशंका में अंग्रेजों ने रंग थिएटर में स्पेशल कोर्ट लगाई थी, जिसे आज जीपीओ कहते हैं। रंग थिएटर को रंग थिएटर भी कहा जाता है, रंग थिएटर को रिंग थिएटर भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है, तो लखनऊ में। कहाँ पर है? तो लखनऊ में है आपका। 46वां देखते हैं। उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली है, तो ये कथक है। ठीक, कथक उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली क्या है? शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश का कथक है। भरतनाट्यम तमिलनाडु, उड़ीसा, कुचिपुड़ी केरल का। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र स्थित है, तो ये प्रयागराज इलाहाबाद में है। ठीक है, इसको सब लोग जानते हैं। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र इलाहाबाद प्रयागराज में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1986 में हुई थी। वर्ष 1985-86 में पटियाला, कोलकाता, तंजावुर, उदयपुर, इलाहाबाद, दीमापुर और नागपुर में 7 सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए गए। 7 सांस्कृतिक केंद्र में से एक इलाहाबाद भी है। उत्तर प्रदेश में उत्तर केंद्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थापित है, तो ये इलाहाबाद। वही प्रश्न फिर यहाँ पूछा, उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थित है, वही फिर इलाहाबाद, वही फिर पूछा है। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है, किसको है? तो व्यास को, व्यास मुनि को है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा हिंदुओं एवं बौद्ध दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। यह पर्व हिंदू कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ महीने जून से अगस्त के मध्य पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। हिंदू इस धर्म को महान संत व्यास की स्मृति में मनाते हैं, जबकि बौद्ध इसी दिन को भगवान बुद्ध के सम्मान में मनाते हैं। इन्होंने इसी दिन सारनाथ वाराणसी में अपना पहला उपदेश दिया था। गुरु पूर्णिमा को इन्होंने पहला उपदेश दिया था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मुड़िया पूर्णिमा मेले का आयोजन किया जाता है? तो ये गोवर्धन। ठीक है, कहाँ पर? गोवर्धन में। ये संभवतः कहाँ होना चाहिए? मथुरा होना चाहिए। मुड़िया पूर्णिमा मेला, जिसको मुड़िया पुनो मेला भी कहा जाता है, का आयोजन प्रतिवर्ष गोवर्धन मथुरा वृंदावन में गुरु पूर्णिमा आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन होता है। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध
धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, तो कौन सा है? ये कौशाम्बी है। तो ये कौशाम्बी है, जैन और बौद्ध दोनों की धर्मस्थली है। इसको हम लोगों ने नोट्स में देखा था। उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। जैन ग्रंथों के अनुसार यह छठे तीर्थंकर पद्म प्रभु का जन्मस्थान है। कौशाम्बी में अनेक विहार थे, जिनमें सर्वप्रमुख घोषिताराम था। इसका निर्माण श्रेष्ठी घोषित ने कराया था। इस विहार के निकट ही अशोक का स्तूप था। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थस्थल कौन सा है? तो फिर आ गया कौशाम्बी। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है, तो कौन सा ये हो जाएगा? देवा शरीफ, बाराबंकी में। हाजी वारिस अली शाह की वहाँ पर मजार है, वहीं पर मेला लगता है। अगला देखिए, मेला दिया है और दूसरी तरफ उनको मिलान करने के लिए। गोविंद साहब का मेला ये कहाँ है? तो देखिए, ये मुख्य रूप से तो अम्बेडकर नगर है, लेकिन अम्बेडकर नगर ऑप्शन में नहीं दिया है। बगल में आजमगढ़ है, तो आजमगढ़ होना चाहिए। ठीक है। शाकंभरी देवी का मेला, सैयद सलार मेला, कैलाश मेला। देखिए, शाकंभरी देवी का मेला सहारनपुर है, सैयद सलार मेला बहराइच है और कैलाश मेला आपका आगरा है। माँ शाकंभरी देवी का मंदिर भी है वहाँ पर सहारनपुर में। अगला देखिए 56वां क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थानों में से जहाँ शाकंभरी देवी मेले का आयोजन होता है, तो वही फिर हो जाएगा सहारनपुर। ठीक है। 57वां देखेंगे, जल विहार का मेला, बटेश्वर का मेला। ठीक है, कौन सा सुमेलित? नहीं, बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल है, बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल है। शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर। ठीक है, उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले। तो चलिए देखिए, बटेश्वर का मेला भी तो पश्चिमांचल दिया है, जबकि ये बटेश्वर का मेला आगरा में लगता है। बी को सही मान रहे हैं। चलिए व्याख्या में देखते हैं। बटेश्वर छठ का मेला, बलदेव छठ का मेला जेवर, नोएडा, पश्चिमांचल में। पश्चिमांचल, अच्छा ठीक है, पश्चिमांचल दिया है, तो यहाँ पर ठीक है। यहाँ पर यानी कि सी सही नहीं, बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल में नहीं है, तो ये कहाँ? पश्चिमांचल में हो जाता है। श्री दाऊजी मंदिर पर आयोजित किया जाता है। हरियाणा का फरीदाबाद जनपद में भगवान श्री कृष्ण के अग्रज बलराम बलदेव की जयंती के अवसर पर उनके द्वारा प्रलंबासुर राक्षस के वध की स्मृति में आयोजित किया जाता है। बलदेव द्वारा प्रलंबासुर के वध के उपरांत पलवल नगरी बसाई गई थी। पलवल हरियाणा में, पंजाब हरियाणा में। ठीक है, आगे देखिए, कैलाश मेला, नवचंदी मेला, कालिंजर मेला। ठीक है, देखिए आपका है कालिंजर मेला, तो कालिंजर का किला कहाँ? बांधा है, वहाँ हो जाएगा। नवचंदी मेला ये मेरठ हो जाएगा आपका। ठीक है, इस तरीके से ये में लगता है सबका सामने ही है। कैलाश मेला आगरा, ठीक, सूर्य मेला एटा। ठीक है, चलिए देखते हैं। हाँ, वही सब दिया है। ठीक है, सोरो कासगंज, यहाँ पर नोट देख लेते हैं। सोरो कासगंज जिले में स्थित इस जिले का निर्माण 2008 में ही हो गया था। फिर भी प्रश्न निर्माण करते समय त्रुटि रखा गया, अर्थात पूर्ववर्ती जिला ही रखा गया। ठीक है, सोरो मेला कहाँ? एटा, कासगंज में। आगे देखिए लीजिए 59वां सवाल, बटेश्वर मेला सभी जानते हैं, आगरा में। ठीक, देवा शरीफ मेला यहाँ पर आपका बाराबंकी हो जाएगा, बाराबंकी। ठीक है, इस तरीके से ये गलत हो गया। यही संकिसा फर्रुखाबाद बिठूर कानपुर में है। ठीक है, संकिसा फर्रुखाबाद का पुराना नाम भी है। चलिए आगे देखते हैं। देवी पाटन मेला कहाँ पर? बलरामपुर है। देवी पाटन मंदिर भी यहाँ बलरामपुर में है। बटेश्वर मेला आपका आगरा हो गया। ठीक, ददरी मेला बलिया हो गया। काम्पिल मेला, तो काम्पिल नाम से है, देखिए काम्पिल लिखा हुआ है, तो इस तरीके से आप
काम्पिल से काम्पिल समझ जाएंगे। कहाँ पर? फर्रुखाबाद में। सैयद सलार मेला तो आपका हो जाएगा बहराइच। 61वां सैयद सलार मेला बहराइच। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं एक बार। हजरत गाजी सैयद सलार मसूद एक महान संत थे जो हिंदुओं एवं मुसलमानों में समान रूप से पूजनीय थे। सैयद सलार मसूद, इनकी दरगाह उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में स्थित है, जहां प्रतिवर्ष मेला लगता है, जिसको सैयद सलार मेला के नाम से जाना जाता है। किंवदंती है कि यहाँ पर स्थित तालाब में स्नान करने से सभी प्रकार के चर्म एवं कुष्ठ रोगों से निजात मिल जाती है। ठीक है, तो देखिए बटेश्वर मेला कहाँ? आगरा हो गया। ठीक है, हरिदास जयंती, तो ये हरिदास जयंती वृंदावन है। ठीक, नौचंदी आपका मेरठ, और देवा कहाँ है? बाराबंकी में। चलिए आगे 65वां देखिए, महाकुंभ मेला प्राय कितने वर्ष पर आयोजित होता है? तो आपका महाकुंभ 12वें वर्ष पर, अर्धकुंभ 6 वर्ष पर किया जाता है। कुंभ 4 जगह पर लगता है, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में। देखिए माघ मेला प्रत्येक वर्ष प्रयागराज में लगता है, माघ के महीने में, संगम तट पर। ठीक है, पशु मेला बटेश्वर का मेला पशु मेला है। देवा शरीफ का मेला बाराबंकी में है। झूला मेला हो जाएगा वृंदावन आपका। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल्लू उत्सव मनाया जाता है, तो ये कहाँ है? आपका आगरा में। सुलह कुल्लू उत्सव कहाँ? आगरा में। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल्लू उत्सव आगरा में आयोजित किया जाता है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? ठीक, नौचंदी का मेला। हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं, नौचंदी का मेला। मेरठ में नौचंदी मेला लगता है। यह मेला हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है। नौचंदी मैदान में जहां नौचंदी देवी का प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर, वहीं मंदिर के सामने बाले मियाँ की मजार भी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर देवी सती का उरू भाग मिला था, इसलिए यह एक शक्ति पीठ है। इतिहासकारों के अनुसार 11वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति सलार मसूद ने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया। बाद में उनका मन युद्ध से विरत हो गया और वह फकीर बन गया। वह बाले शाह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। युद्ध में जिस स्थान पर उनकी उंगली कटकर गिरी थी मृत्यु के पश्चात, वहाँ सलार मसूद उर्फ बाले मियाँ की मजार बनवा दी गई। देखिए, एक तरफ तीर्थ स्थल का नाम है, दूसरा है वो स्थल कहाँ पर है स्थान। ठीक है, गोविंद देव मंदिर, सलीम चिश्ती की दरगाह सब जानते हैं। सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ? वृंदावन। ठीक है, बौद्ध एवं जैन मंदिर कहाँ? तो कौशाम्बी हो गया। ठीक है, चक्र तीर्थ गोविंद देव मंदिर ये हो जाएगा आपका वृंदावन, और चक्र तीर्थ हमें लगता है ये होना चाहिए नैमिषारण्य। चलिए ऑप्शन से हम लोग सही करने की कोशिश करते हैं इसको। ठीक है, तो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह हमने बताया, तो सी का हो जाएगा फतेहपुर सीकरी है, जो कि अकबर के द्वारा बसाया गया था। शेख सलीम चिश्ती को अकबर बहुत मानता था। सी के देखिए सी का 2 किस में है? 2 ऑप्शन में है। ठीक है, और डी का 1 हो गया। डी का 1 तो ये हो ही गया, डी का 1। ठीक, और चक्र तीर्थ को हम किससे नैमिषारण्य से मानने की 1 का 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से डी देखिए, डी सी डी में से एक होना चाहिए, वैसे तो डी ज़्यादा सही लग रहा है। चलिए देखते हैं आगे। हाँ, डी सही हो गया। चलिए 2 सवाल और है इसमें से इस चैप्टर में, फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा।
आगे देखते हैं 70वां क्वेश्चन। कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थ स्थल है मगहर, सही है, ठीक है। इन्होंने मगहर में प्राण त्याग दिए थे, काशी में जन्म लिया था, ठीक है। भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थल कुशीनगर, ये भी सही है। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार देवा शरीफ, ये भी सही है। 88,000 ऋषियों की तपोस्थली कहाँ है? तो ये नैमिषारण्य है, संकिसा नहीं है, नैमिषारण्य है। नैमिषारण्य किस जनपद में है? तो सीतापुर में है। इस तरीके से ये डी ऑप्शन ये मैच नहीं कर रहा, तो यही पूछा है कौन सा सम्मिलित नहीं है, ठीक है। चलिए आगे व्याख्या। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में स्थित संकिसा बौद्ध धर्म से संबंधित 88,000 ऋषियों की तपोस्थली नैमिषारण्य को कहा जाता है। कौन सम्मिलित नहीं? वृंदावन मंदिर, तो ये मथुरा में होना चाहिए। जेके मंदिर ये है आपका कानपुर में है। जेके मंदिर कहाँ? विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, देवी पाटन मंदिर तो आपका तुलसीपुर, ये कहाँ है, किस जिले में? तो ये बलरामपुर में है, ठीक। इस तरीके से 71वां ये हो गया आपका। तो दोस्तों अब ये चैप्टर समाप्त होता है। अगला चैप्टर के साथ हम लोग एक नए वीडियो में फिर से उपस्थित होंगे। औद्योगिक एवं वैज्ञानिक संस्थान। तब तक के लिए जय हिंद।